तो राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, तो इसमें हम लोग जीके जीएस पढ़ते हैं, जो कि बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके, जैसे कि मद्य निषेध, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, जो भी मतलब बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है आप लोगों का काफी अच्छी वीडियो है। और ये सीरीज है, ठीक ना? और ये काफी दिन से चला आ रहा है। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शुरू से स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखिए, आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिलेगा और काफी चीजों का रिवीजन होगा और काफी चीज आप लोग का याद होगा, ठीक ना? तो आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप लोग का जीके जीएस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग कि कुछ कहने लायक नहीं, ठीक ना? अगर आप नए हैं तो कम से कम आप पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा इस वीडियो की खासियत, इसमें क्या क्या आप लोगों को चीजें रखा गया और क्या चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक ना? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो वीडियो देखिएगा और अगर समझ में आए तभी पूरी वीडियो देखिए, उस वरना आप छोड़ के जा सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक? क्योंकि देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो फालतू में टाइम देने से, किसी के कहने से नहीं रुकना है। कहीं पे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो सब लोग अपना अच्छे से ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा का समझने का तरीका जो होता है वो सब मास्टर से वो लोग नहीं समझ पाते। हर एक अलग अलग टीचर से, मतलब कि कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो किसी और टीचर से, तो कोई किसी और टीचर से समझता है। तो आप लोग को जहाँ समझ में है और जहाँ अच्छी चीजें आपको आप लोग को मिले, आप लोग वहां से पकड़िए और पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की जगह पे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में आप सभी को पता होगा, विशाल स्नानागार काफी ये फेमस क्वेश्चन है। कहाँ पर प्राप्त किया गया था? ये ऑप्शन ए है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो कहाँ से ये मिला था? तो विशाल स्नानागार जो मिला था ये मोहनजोदड़ो से। आप सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब देखिए, ये तो क्या बोलते हैं कि टेलर था। अभी हम लोग देखेंगे फिल्म पूरा, यहाँ पर कि जो है सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल है वहां से जो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन सारी को आप लोगों को मैं रिवीजन करवाता हूँ। जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ। 3 2 था, 3 कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा से देखो क्या क्या मिला है। तो अन्न भंडार, हड़प्पा से अन्न भंडार पूछेगा, अन्न भंडार कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण भी हड़प्पा से। कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। और पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी हड़प्पा से मिला है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद मोहनजोदड़ो से देखिए क्या क्या मिला है। तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी यहीं से मिला है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी मोहनजोदड़ो से। और दाढ़ी वाले महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले महादेव की मुहर भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए लोथल, लोथल जो था यहाँ पर काफी मतलब कि एक बंदरगाह के लिए फेमस था। लोथल जो था ये बंदरगाह के लिए फेमस था। गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। और चावल के अवशेष भी लोथल से प्राप्त हुए हैं, चावल के अवशेष भी लोथल से। अग्निदेव, अग्निवेद, अग्निवेदी भी कहाँ से? लोथल से मिला हुआ है, अग्निवेदी। और हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना पूछेगा कहां से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से, ध्यान रखिएगा लोथल से। अब देखिए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। और चूड़िया, चूड़िया भी कालीबंगा से। और लकड़ी का हल, क्या क्या मिला है कालीबंगा से? तो जोते हुए खेत का साक्ष्य, चूड़िया और लकड़ी का हल, ये कालीबंगा से मिला है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है? तो जल प्रबंधन प्रणाली। आप सभी को पता होगा सिंधु सभ्यता जो था ये जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विख्यात था। तो अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ देखी गई थी? तो धौलावीरा। उसके बाद खेल का मैदान, खेल का मैदान भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और पत्थरों पर पॉलिश, पत्थरों पर पॉलिश किया हुआ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनहुदड़ो, चुनहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चुनहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना। लिपस्टिक का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य भी चुनहुदड़ो से। उसके बाद बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर, हाँ पूछेगा कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा शहर कौन सा था? तो ये चुनहुदड़ो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चुनहुदड़ो। उसके बाद बनावली, बनावली मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल, ये बनावली से मिला है। और जौ के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य भी बनावली से। उसके बाद राखीगढ़ी से, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल और ताम उपकरण,
ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राखीगढ़ी से। और पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी। और मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो बनावली से। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय शासक को पुलकेशिन द्वितीय ने किस उत्तर भारतीय शासक को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारतीय शासक जो थे जिनको की नर्मदा नदी तट पर पराजित किया था, उनका नाम था हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन। तो अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय तो ये चालुक्य वंश के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के जो बतापी या बदामी वंश था उसके शासक थे कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय। और इन्होंने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ठीक ना, कब हराया था? तो 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद प्रमुख अभिलेख पूछेगा, एहोल अभिलेख किसने लिखवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। और इसके लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। इसको रवि कीर्ति ने लिखा था और इसे ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा संस्कृत भाषा में। उपाधियां पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर, दक्षिणापथेश्वर और सत्याश्रय, ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य को उपाधियां मिला था परमेश्वर के, दक्षिणापथेश्वर के, उसके बाद सत्याश्रय के, ये सभी उपाधियां पुलकेशिन द्वितीय को मिला था। उसके बाद विदेशी यात्री पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में विदेशी यात्री आया था जो था चीनी के यात्री हेनसंग। हेनसंग जो था ये इनके दरबार में आया था। हेनसंग एक सेकेंड, हेनसंग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था ना हेनसंग। हाँ ये हेनसंग जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा हेनसंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक ना। उसके बाद पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे युद्ध में हराकर मार दिया और बतापी कुंड की उपाधि ली। पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने क्या किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराकर बतापी कुंड का उपाधि धारण कर लिया था। अब देखिए चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चालुक्य वंश जो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, तो इसके संस्थापक हो जाएगा जय सिंह। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम। ध्यान रखिएगा चालुक्य वंश के जो बतापी और बदामी था, इसके जो वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम, लेकिन संस्थापक पूछेगा तो जय सिंह हो जाएगा। राजधानी इसका बतापी या बदामी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बतापी या बदामी था। ठीक ना, चालुक्य वंश की राजधानी बतापी या बदामी था। अब देखिए सबसे प्रतापी राजा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इस ये नर्मदा नदी के तट पर किसको? हर्षवर्धन को हम लोग पढ़े हैं। कला और वास्तुकला, इन्होंने वेसर शैली में मंदिरों का विकास किया था। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय ने बेसर शैली, ध्यान रखिएगा बेसर शैली में क्या किया था? तो मंदिरों का निर्माण किया था। और प्रमुख मंदिर एहोल का मंदिर, एहोल मंदिर जो था ये कौन बनवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। एहोल मंदिर, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल मंदिर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसके बाद पट्टदकल के मंदिर को भी कौन बनाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसको यूनेस्को स्थल में भी शामिल किया गया है। उसके बाद बदामी गुफा मंदिर का निर्माण भी कौन करवाया था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए अभिलेख, एहोल अभिलेख के रचयिता ये सभी तो पढ़ लिए हम लोग। अच्छा प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। चालुक्य वंश के प्रशासनिक विभाजन, इनके साम्राज्य में विषय जिसे कि जिला का शासन और एक सेकेंड, जिला को क्या कहा जाता था? विषय। और इसके शासक को क्या कहा जाता था? तो विषयपति कहा जाता था। ठीक है। अंतिम शासक पूछेगा चालुक्य वंश का अंतिम शासक तो कीर्तिवर्मन द्वितीय ये अंतिम शासक था। कौन किसके? तो चालुक्य वंश के। और इसे राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने हराया था। और बाद में इनकी दो शाखाएं बनी। चालुक्य वंश के बाद में दो शाखाएं बनी। ये कल्याणी के चालुक्य जो कि इसके संस्थापक तैलव द्वितीय, और बेंगी के चालुक्य जिसके संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन। ठीक ना, जो चालुक्य वंश का बाद में दो भागों में बट गया। चालुक्य कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तैलव द्वितीय कल्याणी चालुक्य के संस्थापक और वेंगी के चालुक्य के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयुर्वेद शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सुश्रुत, उसके बाद धन्वंतरी, उसके बाद चरक या फिर पतंजलि। तो आयुर्वेद शास्त्र का जनक ये धन्वंतरी को माना जाता है। ठीक, धन्वंतरी को, आयुर्वेद शास्त्र का जनक धन्वंतरी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, अब पूछेगा आयुर्वेद का जनक तो धन्वंतरी हो जाएगा, ठीक ना। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी, और धन्वंतरी जो थे ये भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु के अवतार। चरक, चरक संहिता के लेखक, चरक जो थे ये एक सेकेंड, आयुर्वेद का जनक जो होता है धन्वंतरी और चरक दोनों है, धन्वंतरी और चरक दोनों है। और चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक, चरक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा योग शास्त्र के जनक, तो महर्षि पतंजलि। योग शास्त्र के जनक महर्षि पतंजलि, योग शास्त्र के जनक महर्षि पतंजलि। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, इनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा तो चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य, और इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था। अब पूछेगा संस्कृत व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो महर्षि पणनि, महर्षि पणनि। तो ध्यान रखिएगा, जो अष्टाध्यायी ये संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है, जो कि पणनि द्वारा लिखा गया था। काम शास्त्र, काम शास्त्र के जनक महर्षि वत्स्यायन, काम शास्त्र के जनक महर्षि वत्स्यायन। परमाणु सिद्धांत के जनक, परमाणु सिद्धांत के जनक महर्षि कनाद, परमाणु सिद्धांत के जनक महर्षि कनाद। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के जनक महर्षि सुश्रुत, चिकित्सा शास्त्र के जनक क्या हो जाएगा? महर्षि सुश्रुत। साख्य दर्शन के जनक, साख्य दर्शन के जनक महर्षि कपिल, और ये सबसे प्राचीन दर्शन है, ध्यान रखिएगा। साख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, और साख्य दर्शन के जनक जो है महर्षि कपिल है। साख्य दर्शन के जनक महर्षि कपिल। अब पूछेगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के जनक महर्षि गौतम, न्याय दर्शन के जनक महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के जनक महर्षि कनाद, वैशेषिक जनक, वैशेषिक दर्शन के जनक महर्षि कनाद। मीमांसा, मीमांसा दर्शन के जनक महर्षि जैमिनी, मीमांसा दर्शन के जनक महर्षि जैमिनी है। वेदांत, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बदरायन, वेदांत या उत्तर मीमांसा के जनक बदरायन है। उसके बाद खगोल शास्त्र या गणित के जनक, खगोल शास्त्र या गणित के जनक कौन है? तो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। शून्य और दशमलव के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध, तो सबसे पहले शून्य और दशमलव के प्रयोग कौन किए थे? तो आर्यभट्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट को शून्य का जन्मदाता माना जाता है। धनुर्वेद, धनुर्वेद का जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। धनुर्वेद का जनक महर्षि विश्वामित्र। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद के जनक भरत मुनि हो जाएगा, गंधर्व वेद के जनक भरत मुनि। और भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र, ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसके रचयिता है कौन? तो भरत मुनि, भरत मुनि काफी इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र का जनक पूछेगा तो भरत मुनि, ध्यान रखिएगा। शिल्प वेद, शिल्प वेद जो कि वास्तुकला का वेद है ये, और इसके जनक कौन हो जाएगा? तो भगवान विश्वकर्मा। शिल्प वेद के जनक भगवान विश्वकर्मा, शिल्प वेद के जनक भगवान विश्वकर्मा। सांख्यिकी, सांख्यिकी के जनक कौन हो जाएगा? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1899 से 1900 के प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह जो जिसे कि मुंडा या उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, जो 1899 और 1900 के बीच उलगुलान विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सिंधु कानू, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, और ऑप्शन सी है जतरा भगत, और ऑप्शन डी है सेतराम। तो मुंडा उलगुलान विद्रोह का जो जनक नेतृत्व किया था वो था बिरसा मुंडा, ठीक ना, बिरसा मुंडा। तो आइए हम लोग ये मुंडा विद्रोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा। इन्हें धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि धरती आबा या जगत पिता किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को, ठीक, बिरसा मुंडा, जिन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। और ये क्षेत्र पूछेगा तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, मुख्यतः आधुनिक झारखंड और रांची। ये आधुनिक क्षेत्र पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? झारखंड और रांची की तरफ ये हुआ था, जो कि छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। अन्य नाम इसे उलगुलान, इसे उलगुलान भी कहा जाता है, और इसके नाम से जाना जाता है, उलगुलान के नाम से जाना जाता है। मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये अंग्रेजों द्वारा
खूंट कटी, जो कि सामूहिक खेती परंपरा को खत्म करना, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा जो ये खूंट कटी परंपरा था उसको खत्म करने के विरोध में ये शुरू हुआ था। उसके बाद डिकुओं यानी कि बिहारी लोग या जमींदारों के द्वारा शोषण, ये डिकुओं जो कि बिहारी लोग थे और जमींदार थे उनके द्वारा शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछेगा नारा, इसमें नारा क्या दिया गया था? तो रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। इसमें नारा क्या दिया गया था? तो रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। ठीक, अब इसके परिणाम देखें तो विद्रोह के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर जो है ये काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिससे आदिवासियों का जमीन सुरक्षित हुई। ठीक, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत क्या हुआ कि आदिवासियों का जमीन सुरक्षित हुआ। ये कब? तो 1908 में, 1908 में, जिसे कि CNT एक्ट भी कहा जाता है। CNT एक्ट ध्यान रखिएगा। CNT एक्ट किससे संबंधित है? तो ये मुंडा उलगुलान या मुंडा विद्रोह से। अब देखिए कुछ हम लोग विद्रोह देख लेते हैं, ठीक ना। विद्रोह के नाम, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता और समय। जैसे कि संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये राजमहल की पहाड़ियां, जो झारखंड बंगाल के क्षेत्र में है, राजमहल की पहाड़ियां में हुआ था क्या? तो संथाल विद्रोह। और इसके जो नेतृत्व किए थे सिंधु और कान्हू, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सिंधु और कान्हू। ये कब हुआ था? तो 1855-56 में, 1855-56 में हुआ था। अब देखिए कोल विद्रोह, कोल विद्रोह पूछेगा। कोल विद्रोह ये कहाँ हुआ था? तो ये छोटा नागपुर के पठार में, जो झारखंड में पड़ता है, और इसका जो नेतृत्व किया था बुधो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत ने किया था और ये 1831-32 के बीच हुआ था। 1831-32 के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो था ये असम के क्षेत्र में हुआ था, असम में। अ से अहोम, अ से असम। और इसका नेतृत्व जो किए थे ये गोमधर कुंवर ने किए थे। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किए थे और ये 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह से तो आप लोग समझ गए होंगे, बंगाल में जो खासी पहाड़ियां है तो इस वजह से बंगाल में से ये संबंधित है। और इसके जो नेतृत्व किए थे तीरथ सिंह ने किए थे। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किए थे और ये हुआ था 1829-33 में। ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1829-33 में हुआ था। अब देखिए भील विद्रोह, भील विद्रोह पूछेगा तो ये खान देश महाराष्ट्र और राजस्थान में हुआ था और यह इसके जो नेतृत्व किए थे सेवाराम ने किए थे। भील विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो सेवाराम। और ये कब हुआ था? तो 1818 से 31 के बीच, 1818 से 31 के बीच। रामपा विद्रोह, रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो अलूरी सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू। और ये कब हुआ था? 1922 से 24 के बीच, 1922 के 24 के बीच कब कौन हुआ था? तो रामपा विद्रोह। उसके बाद कुका आंदोलन, कुका आंदोलन ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था। कुका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में और इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह ने किया था। कुका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह। और ये हुआ कब था? तो 1840 से 72 के बीच, 1840 से 72 के बीच हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्व किए थे करम शाह और टीपू शाह, करम शाह और टीपू शाह। और ये 1825 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्व किए थे करम शाह और टीपू शाह और ये 1825 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संगम काल के दौरान शिल्पाधिकारम, तो ये क्या है कि संगम काल के दौरान शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? जो संगम काल के दौरान ये शिल्पाधिकारम था, इसका रचना कौन किया था? ऑप्शन ए है शौकनाद, ऑप्शन बी है इलांगो अदिलगल। तो यहीं पे इसका आंसर है, ठीक ना। इसका आंसर जो हो जाएगा इलांगो अदिगल, इलांगो अदिगल। अब आइए हम लोग क्या हो कि संगम काल से संबंधित चीज देख लेते हैं, ठीक ना। संगम काल को अब हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। तो संगम काल, संगम काल का समय पूछेगा तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। संगम काल का जो समय था ये 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक था, ठीक। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। क्षेत्र ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र, जिसे कि सुदूर दक्षिण भारत कहा जाता था, ठीक ना। तो संगम काल मतलब कि संगम राज्य का क्षेत्र कौन सा था? तो कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, जिसे कि सुदूर दक्षिण भारत कहा जाता था। और इसके प्रमुख 3 राज्य हुए, चोल, चेर और पांडेय। चोल, चेर और पांडेय। और पूछेगा चोल का प्रतीक, चोल का प्रतीक क्या है? तो बाघ।
चोल का प्रतीक बाघ और इसकी राजधानी उरैयूर या फिर पुहार, उरैयूर या पुरहार। और इसका प्रसिद्ध शासक जो हो जाएगा करिकल। चोल के प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? चोल वंश के प्रसिद्ध शासक तो ये करिकल हो जाएगा। उसके बाद चेर, चेर वंश के प्रतीक पूछेगा तो धनुष और इसकी राजधानी क्या है? तो बंजी या करूर, बंजी या करूर। चेर के प्रतीक धनुष और इसकी राजधानी बंजी या करूर। और इसके प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सेनगु टू वन, सेनगुन टू वन, सेनगु टू वन। पांडे, पांडे वंश के प्रतीक पूछेगा तो मछली, पांडे वंश के प्रतीक मछली और राजधानी मदुरै, राजधानी मदुरै। और इन्होंने संगम परिषदों का संरक्षण दिया था। पांडे राजाओं ने क्या दिया था? तो संगम परिषदों का संरक्षण दिया था। आप देखेंगे महत्वपूर्ण संगम परिषदें, यानी कि कुल 3 संगम आयोजित हुए और तीनों पांडव राजाओं के संरक्षण में हुआ था। कुल 3 क्या हुआ था कि संगम परिषद का आयोजन हुआ था, जो कि तीनों पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। और प्रथम जो हुआ था ये मदुरै में हुआ था। ठीक, प्रथम जो हुआ था ये मदुरै में हुआ था। और कौन करवाया था? तो अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। द्वितीय जो हुआ था ये कपाटपुरम में हुआ था, द्वितीय कपाटपुरम में हुआ था। और ये अगस्त ऋषि और तोलकापियर द्वारा किया गया था, तोलकापियर द्वारा। तृतीय जो हुआ था ये मदुरै में हुआ था, ये नकिरर, ये नकिरर द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम मदुरै, द्वितीय कपाटपुरम और तृतीय मदुरै। अब देखिए प्रमुख साहित्य, संगम साहित्य पूछेगा तो देखो तोलकापियम, तोलकापियम जो था ये तमिल व्याकरण था और इसके लेखक तोलकापियर थे। संगम साहित्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तोलकापियम जो है ये तमिल व्याकरण था और इसके लेखक कौन है? तो तोलकापियर। उसके बाद शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम के जो ये था ये नूपुर की कहानी था। ठीक, नूपुर की कहानी कौन था? तो शिल्पादिकारम। और इसके लेखक जो है इलंगो अडिगल, इलंगो अडिगल। उसके बाद क्या है? तो मणि मेखलय, मणि मेखलय, मणि मेखलय के लेखक जो हो जाएगा ये सतनार, मणि मेखलय का लेखक सतनार। और तिरुकुरल, तिरुकुरल के तिरुकुलर क्या था? तो तमिल साहित्य का बाइबिल इसको कहा जाता है। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर। तो नाम थोड़ा मिलता जुलता है, तो ऐसे आप लोग का ध्यान हो जाएगा। और इसका भी नाम मिलता जुलता है, मेनली यही पूछता है, ठीक ना? शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इलंगो अडिगल, इलंगो अडिगल, ठीक ना? अब देखिए प्रमुख देवता, संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो मरुगन, ठीक ना? मरुगम, मरुगम या फिर सुब्रमण्यम कहा जाता था, मरुगन या सुब्रमण्यम। संगम काल के प्रमुख देवता मरुगन या सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता पूछेगा किसे कहा जाता है? तो रिपन है, चार्ल्स मेटकॉफ है, कर्जन है या राजा राम मोहन राय है? तो बताइए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक ना? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब देखिए भारतीय प्रेस के विकास को हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे भारत में प्रेस का विकास हुआ, ठीक ना? उसके लिए क्या क्या नियम है, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो शुरुआती चरण, जब सबसे पहले समाचार पत्र जो आया था वो था बंगाल गजट। ठीक, सबसे पहला भारत का जो समाचार पत्र था ये बंगाल गजट था। ये 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया था, ठीक ना? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। ये 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम भारतीय भाषा का पत्र, अगर बोलेगा प्रथम भारतीय भाषा का पत्र जो था ये दिग्दर्शन, दिग्दर्शन ये बंगाली में था, इसे 1818 में प्रकाशित किया गया था, 1818 में। और हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था ये उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था और इसे 1826 में प्रकाशित किया गया था। और इसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल थे। तो ध्यान रखिएगा उदंत, उदंत मार्तंड का संपादक कौन हो जाएगा? तो जुगल किशोर, जुगल किशोर। अब देखिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता और राजा राम मोहन राय, तो बोलेगा राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है। और पत्र संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में था और मिरत उल अखबार ये फारसी भाषा में था, इसका संपादन कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय। तो क्या है? तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और संवाद कौमुदी किसके समाचार पत्र है? तो राजा राम मोहन राय का। और मिरात उल अखबार भी राजा राम मोहन राय का, जो कि फारसी में है। मिरात उल अखबार फारसी में है और संवाद कौमुदी बंगाल में है, ध्यान रखिएगा।
चार्ल्स मैडकॉफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1835 में प्रेस एक्ट से प्रतिबंध हटाए थे। ठीक, 1901 क्या है कि 1935 में प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए थे, जो कि किसके द्वारा, ये लिटन द्वारा लगाया गया था। देखिए अभी वही है, प्रमुख दमनकारी कानून, जो प्रेस के लिए प्रमुख दमनकारी कानून था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसे 1878 में लागू किया गया था और इसे लिटन ने लागू किया था और इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया, तो मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। और यह केवल भारतीय भाषाओं के अखबार के लिए था। ठीक ना, यह केवल भारतीय भाषाओं के अखबार के लिए था। ठीक, उसके बाद निरसन। निरसन, रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। रिपन ने क्या किया था, तो 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया था। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समाचार पत्र हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख समाचार पत्र, केसरी। केसरी जो था ये मराठी भाषा का था और मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा का था और इसके संपादक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, केसरी मराठी भाषा में था और मराठा जो था ये अंग्रेजी भाषा में था और इसका संपादक पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। संपादक बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन के संपादक कौन हो जाएगा, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के जो संपादक हो जाएगा एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट। अल हिलाल, अल हिलाल के लेखक कौन हो जाएगा, तो अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल के लेखक कौन हो जाएगा, तो अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आजाद। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के संपादक मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक कौन हो जाएगा, तो मोतीलाल नेहरू। मूक नायक, मूक नायक समाचार पत्र के संपादक बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम के संपादक कौन है, तो लाला लाजपत राय। वंदे मातरम के संपादक लाला लाजपत राय। तो ये सभी पत्र और उनके संपादक आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। ठीक ना, काफी बार पूछता है। तो मैं वही चीज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो बार बार पूछा जाता है और एक भी एग्जाम से हट के कुछ पढ़ा ही नहीं रहा मैं। ठीक, तो अगर आप लोग मेरी इस सीरीज को फॉलो करते हो और अच्छे से हर रोज आप वीडियो देखते हो तो आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा और काफी चीज आपका स्ट्रांग होगा। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, 1998, 1398, 1498 या फिर 1526। तो तैमूर लंग जो था ये भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। ठीक ना, तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। चलो तैमूर लंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक ना, तैमूर लंग, तैमूर लंग इसका परिचय देखे तो वह मध्य एशिया का एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था। क्या था, तो यह मध्य एशिया का तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था और तैमूर राजवंश का संस्थापक था। ठीक ना, तैमूर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो तैमूर लंग था। भारत पर आक्रमण, इसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और तत्कालीन सुल्तान, उस समय सुल्तान कौन था, तो उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो तुगलक वंश का नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह था। उसके बाद आक्रमण का प्रभाव, तैमूर ने दिल्ली में भारी लूटपाट और कत्लेआम मचाया जिससे तुगलक साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। क्या हुआ, तो तुगलक साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। उसके बाद सयंद वंश की स्थापना, भारत से लौटते समय तैमूर ने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि मुल्तान और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने बाद में सैयद वंश की नींव रखी। क्या किया था, तो ये आक्रमण करके और साम्राज्य को अपने कब्जा में लेकर क्या किया कि खिज्र खां को क्या किया, ये अपना प्रतिनिधि बनाकर मुल्तान और लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसके बाद खिज्र खां ने यहाँ पर सैयद वंश की नींव रखी थी। आप सभी को पता होगा सैयद वंश के जो संस्थापक है ये खिज्र खां है। क्रूरता के लिए प्रसिद्ध,
इसे लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके एक पैर से, क्योंकि वह एक पैर से लंगड़ा था। ये इसको लंग क्यों, तैमूर लंग क्यों कहा जाता था, तो यह एक पैर से लंगड़ा था। और प्रसिद्ध मुगल बादशाह बाबर तैमूर का ही वंशज यानी कि पांचवी पीढ़ी था। जो बाबर था मुगल बादशाह, ये तैमूर वंश का ही वंशज इसको माना जाता है, ठीक ना। और ये पांचवी पीढ़ी का था, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो किए थे ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ठीक ना। सच्चिदानंद सिन्हा, यह आप सभी को पता होगा जब पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आइए हम लोग संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन ये कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जो कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था 1946 में, ठीक ना। अब प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहां पर, दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक ना, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अस्थायी अध्यक्ष इसे द्वितीय बैठक में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, और इसे निर्वाचित किया गया था, ठीक ना, निर्वाचित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और यही आगे चलकर प्रस्तावना बना, ठीक ना। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और यही आगे चलकर क्या बना, तो प्रस्तावना बना था। प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तो बी आर अम्बेडकर। और इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को, और उसके कुल 7 सदस्य थे, ठीक ना। प्रारूप समिति जिसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, ये संविधान तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, ठीक ना। संविधान का प्रारूप, संविधान कैसा होगा, ठीक ना, इसके लिए क्या किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। और देखिए संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल सदस्य, विभाजन से पहले कुल 389 सदस्य थे, और विभाजन के बाद कुल 299 ही रह गए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले संविधान सभा के जो सदस्य थे ये 389 थे, और विभाजन के बाद कितने बच गए, तो 299। महिलाएं, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, ठीक ना। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है। अंगीकार, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। अंतिम बैठक, संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और यह लागू कब हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की थी, 1575, 1582, 1564 या फिर 1579। तो अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना जो किया था ये 1582 में किया था, ठीक ना, 1582 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अकबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अकबर का जो शासन काल था ये 1556 से 1605 तक था। अकबर का शासन काल 1556 से लेकर 1605 तक था, और इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कन्नौर में हुआ था। 1956 में राज्याभिषेक अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कन्नौर में हुआ था, और यह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और इसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ठीक ना। संरक्षक ये 1556 से लेकर 1560 तक कौन था, तो बैरम खां था। और इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 में लड़ा गया था, ये अकबर के नेतृत्व में और
सेनापति का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था और हेमू को हराया गया था, ठीक ना। पानीपत का युद्ध अकबर के समय हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किया था, तो बैरम खां, ठीक। उस समय अकबर जो था ये मात्र 13 साल का था, इस वजह से बैरम खां के संरक्षण में ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें हेमू को हराया गया था, ठीक ना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन हारा था, तो हेमू हारा था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, वो उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मान सिंह। मान सिंह अकबर के सेनापति कौन था, तो मान सिंह था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अब देखिए इसने धार्मिक सुधार किए थे, ठीक ना। अकबर ने धार्मिक सुधार किया था, जैसे दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत जो ये किया था 1562 में किया था, दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में, तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। इबादत खाना को 1575, इबादत खाना का निर्माण 1575 में किया था फतेहपुर सिकरी में, इबादत खाना का निर्माण 1575 में फतेहपुर सिकरी में किया था। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का स्थापना यह 1582 में किया था। यह एक नया धर्म था और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, ठीक ना। ओहो, कहाँ थे हम लोग, हाँ। इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो बीरबल था, ठीक ना, बीरबल। ध्यान रखिएगा, यह एक दीन इलाही क्या था, यह एक धर्म था। ध्यान अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर के समय की प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। तो मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या था, तो ये सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार था। मनसबदारी प्रथा ये किस टाइम पे ये था, तो ध्यान रखिएगा अकबर के टाइम पर, ठीक ना। तो यह सैन्य और नागरिक प्रशासन आधार था। दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली यह भू राजस्व सुधार से संबंधित था। दहसाला प्रणाली जो था ये भू राजस्व सुधार से संबंधित था और यह टोडरमल द्वारा दिया मतलब ये प्रणाली की शुरुआत टोडरमल द्वारा किया गया था। दहसाला प्रणाली का शुरुआत कौन किया था, टोडरमल। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो हुमायूं का मकबरा है इसको अकबर ने ही बनाया था। कहाँ पर, तो दिल्ली में। बुलंद दरवाजा भी बनवाया था, आगरा का किला भी बनवाया था, फतेहपुर सिकरी शहर का भी स्थापना करवाया था और इलाहाबाद किला का भी स्थापना करवाया था। ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था, तो अकबर। दिल्ली में बुलंद दरवाजा अकबर, आगरा का किला अकबर, फतेहपुर सिकरी शहर अकबर, इलाहाबाद किला अकबर, ठीक। अब देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में कौन रहते थे, तो 9 रत्न। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। 9 रत्न कौन कौन थे, तो बीरबल, बीरबल तानसेन जिसे कि रामतनु पांडे भी कहा जाता था, बीरबल तानसेन जिसे रामतनु पांडे भी कहा जाता था, अबुल फजल, टोडरमल, मानसिंह, फैजू, अब्दुल, फैजी, अब्दुल और रहीम खान ए खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमान, हकीम हुमाम। तो ये अकबर के नौरत्न थे कौन, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल, मानसी, फैजी, अब्दुल, रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुहाम, हकीम हुमाम, ठीक। अब देखिए लेखक, इसके दरबार में लेखक भी रहते थे जिनका नाम था अबुल फजल, ठीक ना। ये जो अबुल फजल थे ये लेखक थे और इसने आईने ए अकबरी और अकबरनामा लिखी थी। आईने ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन था, तो अबुल फजल, ठीक ना। आईने ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। और अकबर की मृत्यु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1605 में। अकबर की मृत्यु 1605 में और इसका मकबरा कहाँ है, तो सिकंदराबाद आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो सिकंदराबाद आगरा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर विधानसभा के अध्यक्ष। तो बताइए राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा, ठीक ना। राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित सारी चीजें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका कि प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। अब बोलेगा अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 क्या कहता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। शक्ति, अब मुख्यमंत्री की शक्ति की बात करें तो वह राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है।
और राज्यपाल केवल नाम मात्र प्रमुख होता है। जैसे कि राष्ट्रपति भी केंद्र में नाम मात्र प्रमुख होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल जो होते हैं ये नाम मात्र प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद नियुक्ति और योग्यता, तो आप सभी को पता ही है कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है और संविधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। योग्यता, ये भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक ना, भारत के नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष के होने चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। और राज्य विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल जैसे कि विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं तो 6 महीने के भीतर सदस्यता बनाना अनिवार्य है, ठीक ना। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होना चाहिए, ठीक। ये तो आप सभी को पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए कार्यकाल और वेतन। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पर पद पर रहता है जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आप सभी को पता ही होगा मुख्यमंत्री का सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन यह राज्यपाल का प्रसाद प्रयत्न होता है, यानी कि अगर जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, आप सब सुनते होंगे कि 5 वर्ष से पहले भी क्या होता है कि किसी राज्य का विधानमंडल भंग हो जाता है। तो इस वजह से इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अब देखिए कार्य और शक्तियां। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का चयन करना और उनके विभागों का वितरण करना, ये किसका काम है? तो मुख्यमंत्री का। मंत्रियों का चयन करना और उनके विभागों का वितरण करना किनका काम है? तो मुख्यमंत्री का। राज्यपाल के प्रति, वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य माध्यम है। तो क्या जो मुख्यमंत्री है ये राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद के मुख्य माध्यम है। सदन का नेता, वह विधानसभा का नेता होते हैं। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, और महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करते हैं, ठीक ना, महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करते हैं। अध्यक्षता, वह राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है, राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी, भारत में प्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो सुचेता कृपलानी थी, और यह उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी प्रथम, ठीक ना। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो पवन कुमार चामलिंग को। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद पर किसका है? तो पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के है, ठीक है ना, सिक्किम के। उसके बाद न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री से रिलेटेड था, एक भी चीज आप लोगों को नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है इंसुलिन बनाना, ऑप्शन बी है पित्त रस का उत्पादन करना, ऑप्शन सी है रक्त शुद्ध करना, और ऑप्शन डी है भोजन चबाना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है ये पित्त रस का उत्पादन करता है, ठीक ना, इसका मुख्य कार्य पित्त रस का उत्पादन करना है। अब देखिए मानव शरीर की ग्रंथियां को हम लोग देखेंगे। तो मानव शरीर की ग्रंथियां को दो प्रकार की होती है। मानव शरीर की ग्रंथियां जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। ये हार्मोन जो होता है ये बाहर छोड़ती है, लेकिन बहिःस्रावी जो होती है ये एंजाइम छोड़ती है, ठीक ना। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन छोड़ती है और बहिःस्रावी एंजाइम छोड़ती है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है? तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। उसके बाद यह मस्तिष्क के आधार में होता है, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? तो मस्तिष्क के आधार में होता है। और यह वृद्धि हार्मोन जिसे कि एसटीएच हार्मोन कहा जाता है कार्य क्या करता है? ये उत्पादन करता है, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है कौन? तो पीयूष ग्रंथि। और इसकी कमी से बौनापन होता है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो बौनापन होता है। थायराइड ग्रंथि, ये भी क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह गले में स्थित रहता है। यह एच आकार का ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, पूछ भी लेगा कि एच आकार का ग्रंथि कौन होता है? तो थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक ना। यह गले में स्थित होता है और यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है।
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और इसमें आयोडीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। ठीक, आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है और घेंघा रोग आप सभी को पता होगा गला में होता है। अब देखिए अधिवृक्क ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसे किडनी के ऊपर स्थित रहता है। यह किडनी के ऊपर स्थित रहता है और इसे लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है और यह एड्रीनेलिन एड्रीनेलिन हार्मोन का रिलीज करता है और यह आपातकालीन समय में सक्रिय होता है। आपातकालीन समय में यानी कि जब आपको कोई स्ट्रेस, डर, भय होता है ना, तब ये क्या होता है कि सक्रिय होता है। और ध्यान रखिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। पेनियल ग्रंथि जो है यह तीसरी आंख या जैविक घड़ी इसको कहा जाता है। पेनियल ग्रंथि को तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहा जाता है और यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है और यह नींद को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, जो मेलाटोनिन हार्मोन है यह नींद को नियंत्रित करता है और पिनियल ग्रंथि जो है ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। अब देखिए, एक सेकेंड, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि इसमें तो दिया ही नहीं। अच्छा चलो, ये हम लोग देख लेते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक ना, मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है। अग्नाशय जो होता है यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता है और इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन की कमी से ध्यान रखिएगा मधुमेह होता है। तो आप सभी को पता होगा इंसुलिन की कमी से यहाँ पर किस क्या होता है, मधुमेह, जिसे कि चीनिया रोग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वही इंसुलिन कौन स्राव करता है, तो अग्नाशय। ठीक ना, अग्नाशय। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद है, अब बोलेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिनियल। सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है। ठीक ना, और उसके बाद मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस। ऐसे तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद बोलेगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है और यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और यह मस्तिष्क भाग में पाया जाता है। ठीक ना, मस्तिष्क भाग में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है ये 62 वर्ष है। ठीक ना, 62 वर्ष है। और जो उच्चतम न्यायालय के हैं उनका 65 वर्ष है। तो चलिए, उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक ना, उच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद 214 क्या कहता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 क्या कहता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 231, संसद को यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है, तो संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय बना सकती है। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि 2 राज्य का एक ही क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। ये अनुच्छेद इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 231 में है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में कुल जो उच्च न्यायालय की संख्या है 25 है। ठीक ना, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, अब देखिए, नियुक्ति और योग्यता। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, क्या बोलते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राज्यपाल नहीं लगा दीजिएगा। ठीक ना, कि राज्य का है तो राज्यपाल नहीं, इसका भी जैसे उच्चतम न्यायालय का भी राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय का भी राष्ट्रपति ही करता है। ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ध्यान रखना है, यहाँ पर शपथ राज्यपाल दिलाएगा लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। यानी कि 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, तो न्यायिक पद पर रहा होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए या फिर 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में क्या, तो अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। अब देखिए, अब बोलेगा कार्यकाल और निष्कासन।
कार्यकाल और निष्कासन से संबंधित चीजें देखेंगे तो आयु सीमा न्यायाधीश की आयु सीमा 62 वर्ष और आयु पद पर बने रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, जैसे कि मैंने बताया। और त्यागपत्र ये लोग राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव आधार पर साबित कदाचार या अक्षमता के कारण इन्हें निष्कासन किया जाता है। यानी कि निष्कासन इन लोगों का कैसे किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित के आधार पर, ठीक ना। और कोई ये लोग कदाचार कर देते हैं और अक्षमता यानी कि अपनी क्षमता के क्षमता से अधिक कार्य कर देते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय का भी कार्य ये उच्च न्यायालय ही कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संसद द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि ये इन लोगों ने ऐसा काम किया है, तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जाता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए 226 अनुच्छेद 226 क्या कहता है, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति ये किसको है, तो उच्चतम न्यायालय का है। अनुच्छेद 226 के तहत अगर आप लोगों का कोई क्या करता है कि ये मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो आप 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपना अपील कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय क्या करेगा कि 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और वही काम अगर आप लोगों को तो ये सुप्रीम कोर्ट में करना होगा, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे, ठीक ना। सेम काम अगर आप लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जाइएगा, ठीक। और आप उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत जाइएगा, ठीक। अब देखिए अभिलेखीय न्यायालय आर्टिकल 215 किसके निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ अदालतों के लिए उदाहरण का काम करता है, ठीक ना। ये जो इनके निर्णय होता है ये उनका सुरक्षित रखा जाता है, ताकि इसे मतलब कि इसके अधीनस्थ न्यायालय है उसके लिए ये काम आ सके, ठीक ना। इसलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। प्रक्षेपण शक्ति क्या है, तो उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालय का अभिक्षण यानी कि सुपरविजन करता है, ठीक ना। जो ये उच्च न्यायालय होता है ये अपने क्षेत्र की सभी अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय जिसे कहा जाता है, उसका अधीक्षण कौन करता है, तो यही करता है उच्च न्यायालय। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका स्थापना 1862 में हुआ था। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, तो इलाहाबाद, ठीक। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और नवीनतम उच्च न्यायालय जो 25वां उच्च न्यायालय है, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद, और सबसे नया जो है ये आंध्र प्रदेश अमरावती में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर, ठीक ना। बैरोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब देखिए वायुमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। वायुमंडल, तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है ये नाइट्रोजन, जो कि सभी गैसों में 78%, ठीक ना। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ठीक ना, सर्वाधिक मात्रा में। ऑक्सीजन पूछेगा तो ये 21%, ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, जिसे कि जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। आर्गन जो है ये 0.93%, और यह सबसे प्रमुख अक्रिय गैस है। वायुमंडल में आर्गन 0.93% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है, तो 0.03% है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार, क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन है, तो CO2, ध्यान रखिएगा CO2। अब देखिए वायुमंडल के परत हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे निचला परत, वायुमंडल का सबसे निचला परत जो है इसे क्षोमंडल कहा जाता है, ठीक ना। यह सबसे निचला और घनी परत है, सबसे निचला और घनी परत है वायुमंडल का कौन, क्षोमंडल। और ये इसी मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, तूफान, ये सभी कहां पर होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में। समताप मंडल यह तापमान इसका समान रहता है, इसका तापमान जो होता है समान रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, यानी कि समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत, ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो है ये
सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरण को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आने देता है, ठीक ना। तो ये जो ओजोन परत है यानी कि ओजोन लेयर, ये कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक ना, समताप मंडल में। और इसी परत में पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों के लिए परावैंगनी किरणों से बचाती है। अब देखिए मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है ये सबसे ठंडी परत है, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो क्या समझे आप इससे, तो जो मध्य मंडल है ये सबसे ठंडी परत है और इसमें क्या होता है कि जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं इसी परत में आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है आयान मंडल, ठीक ना, मध्य मंडल के ऊपर में आयान मंडल आता है और यह विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कण पूछेगा कि किस मंडल में पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है। विद्युत आवेशित कण कहाँ पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है। उसके बाद बाह्य मंडल, बाह्य मंडल ये सबसे बाहरी परत है। वायुमंडल का सबसे बाहरी परत कौन है, तो बाह्य मंडल है और वहां अत्यंत विरल होती है। ये अत्यंत विरल मतलब क्या होता है, विरल मतलब आप समझते हो, तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन में विरल और सघन माध्यम। तो जो ज्यादा घना होता है उसे सघन कहा जाता है और जो कम घना होता है उसे विरल कहा जाता है। तो बाह्य मंडल जो है ये बहुत कम घना है, ठीक ना, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस पाई जाती है। ये सबसे हल्की गैस यहाँ पर पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है ये किस मंडल में पाया जाता है, तो बाह्य मंडल में, ठीक ना, बाह्य मंडल में। अब पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ओजोन परत को बचाव के लिए क्या किया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बचाव के लिए ये एक क्या था, तो ये बैठक था, ठीक ना। ओजोन परत की मोटाई पूछेगा, ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और हास्य समान हास्य दर यानी कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होता है। क्या समझे आप इससे, तो आप जो सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है इसमें अगर 165 मीटर ऊपर जाइएगा, कितना 165 मीटर ऊपर जाइएगा, तो जो होता है कि तापमान 1 डिग्री कम होता है। यही कारण है कि ये जो नीचे के अपेक्षा पहाड़ों पर, यानी कि जो नीचे समतल है इसकी अपेक्षा पहाड़ों पर आप खाना बनाइएगा तो खाना बनने में नीचे के अपेक्षा वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा। इसका कारण यही है, क्यों, क्योंकि वहां पर 1 डिग्री 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन। तो निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल में तो वहां पे ये था, ठीक ना। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड। आइए हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में जान लेते हैं, ठीक ना, ग्रीन हाउस गैस क्या चीज है। अब देखिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे जलवाष्प, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैसें में संबंधित है। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक घटक, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक घटक कौन है, तो जलवाष्प है। कार्बन डाइऑक्साइड ये मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन से ये उत्सर्जित होने वाली मुख्य गैस है। तो CO2 का उपयोग ये उत्पादन कैसे होता है, तो मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन से ये उत्सर्जित होता है और यह ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख कारण है, ठीक ना। CO2, मीथेन CH4 ये धान के खेतों से और जुगाली करने वाले पशुओं और दलदली क्षेत्रों से निकलती है। ये भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है कौन, तो मीथेन। तो कौन कौन देखिए, पहले देख लीजिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, N2O और CFC, HFC, SF6 ये सभी जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक ना। अब पूछेगा कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस क्या है, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो CO2 है। तो ये गैस से क्या चीज आप क्या होता है आप लोग समझते हो, तो इस गैस की अधिकता के कारण ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं इन सभी के अधिकता के कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब आप समझते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इन सारी गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इस गैस को कम करने के सलाह दी जाती है। अब देखिए अब हम लोग देख लिए कि मीथेन कहाँ से मिलता है, तो धान के खेतों से ये उत्पन्न होता है और जुगाली करने वाले पशुओं से और दलदली क्षेत्रों से ये निकलता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड,
नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ये कृषि उर्वरकों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से ये उत्पन्न होता है। कृषि उर्वरक यानी कि जो कृषि के लिए हम लोग खाद यूज करते हैं, ये वहां से उत्सर्जित होता है, और औद्योगिक प्रक्रियाओं यानी कि फैक्ट्रियों से ये उत्सर्जित होता है। उसके बाद फ्लोरिनेटेड 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 गैस, जिसे कि CFC और HFC और SF6 कहा जाता है, ये सभी रेफ्रिजरेटर मतलब आप लोग समझते होंगे, जो ये क्या बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेटर फ्रीज जो होता है, और AC स्प्रे कैन से ये सभी क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक ना। और ये ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना। ओजोन परत को ये CFC ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ठीक ना। क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। अब देखिए ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3, ठीक ना। ओजोन का सूत्र होता है O3, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्षोमंडल में स्थित ओजोन ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। यह क्या होता है, तो ये ओजोन O3 जो है ये क्षोमंडल में स्थित होता है, और यह ओजोन ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है, ठीक ना। ये ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, आप सभी को मैंने बताया, तापमान में वृद्धि होता है, और इन ग्रीन हाउस गैस सूर्य की किरणों को आने देती है, लेकिन पृथ्वी के से वापस जाने वाली अवरक्त किरणों को रोक लेती है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। तो ये गैस क्या करती है कि सूर्य से जो किरण आता है उसको तो आने देती है, लेकिन जो सूर्य का किरण है, इसे अवरक्त किरण जिसे कहा जाता है, इसे वापस ही नहीं जाने देती है, जिस कारण पृथ्वी का तो तापमान बढ़ेगा ही। जाहिर सी बात है, समझने वाली चीज है। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ये क्या चीज है, तो इसे लागू किया गया था 2005 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना। तो आप जितने भी अभी ग्रीन हाउस गैस को पढ़े, तो ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, या एक तरह की मीटिंग यानी कि बैठक हुआ था, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो इसमें क्या कहा गया था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ेगा, जिससे गर्मी कम पड़ेगी, ठीक ना। अब देखिए इसी के लिए पेरिस समझौता भी हुआ था 2015 में। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, और वैश्विक तापमान वृद्धि को 2% से नीचे रखने का लक्ष्य, इसमें क्या रखा गया था पेरिस समझौते 2015 में, तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जब सबसे अधिक GWP सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो कि SF6 है का होता है, सबसे अधिक जो क्या बोलते हैं GWP, सबसे अधिक GWP बोलेगा तो किसका होता है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का होता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का होता है। और सर्वाधिक योगदान वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जलवाष्प का है, और उसके बाद CO2 का। सर्वाधिक योगदान किसका है, तो जलवाष्प का है, और सबसे उसके बाद CO2 का है। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग पूरी तरह से इसका उपयोग पूरी तरह से बंद करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। तो आप सभी को पता है, मैं बताया भी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये ओजोन परत के क्षरण से बचाने के लिए, जो कि इसका क्षरण के लिए जिम्मेवार है CFC कार्बन, तो इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कब, तो 1987 में, और इसमें पूरी तरह से इसको उपयोग पर बंद करने की सलाह दी गई थी इसमें, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखिए संयुक्त बैठक के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। पूछेगा संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 108 है। बुलाने वाला, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक ना। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कुछ बोलेगा ये इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद ये किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 108 में आता है। अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष ना हो तो इसका अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, अगर दोनों ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अब देखिए नोट, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति कभी इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना।
कि क्या राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति, आप सभी को पता ही होगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्या ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे? तो ये कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। उप सभापति कर सकते हैं, राज्यसभा के उप सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बुलाई कब जाती है, ठीक ना, ये बुलाई कब जाती है? तो जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो, यानी कि कोई विधेयक पर दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है, ठीक, तब ये बुलाई जाती है। एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा अस्वीकार कर दे, ठीक ना। एक सदन क्या करे कि विधेयक को पारित कर दे लेकिन दूसरा पारित ही ना करे, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। और संशोधनों पर दोनों सदन असहमत हो, यदि कोई संशोधन हो रहा है और उस पर दोनों सदन क्या है कि असहमत हो, तो इस स्थिति में भी क्या, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो दूसरा सदन 6 महीना से अधिक समय तक विधेयक को रोक रखे हो, अगर कोई दूसरा सदन 6 महीने से अधिक समय तक विधेयक को रोक के रखा हो, मान लो एक सदन से विधेयक पास हो गया लेकिन दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा है, अगर 6 महीना से अधिक समय तक वो पारित नहीं किया, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो आयोग के आप लोग सारी चीजें समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को काफी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब देखिए धन विधेयक अपवाद में जो धन विधेयक है, अब देखिए पूछेगा कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, तो वो है धन विधेयक, ठीक ना। वो है क्या? धन विधेयक, क्योंकि यह धन विधेयक जो है ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक ना, सबसे पहले लोकसभा में, और इसे राज्यसभा पारित करना इसे मजबूरी होता है, ठीक ना। इसे ज्यादा से ज्यादा दिन राज्यसभा जो है, जैसे मान लो धन विधेयक है, ये लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा क्या करेगा? इसे रोक नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक इसको निलंबित कर सकता है, लेकिन अगर 14 दिन तक ये पारित नहीं किया तो ये खुद ब खुद धन विधेयक जो है ये पारित हो जाता है। तो इस वजह से संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाया जाता है धन विधेयक पर। और धन विधेयक पूछेगा तो ये अनुच्छेद 110 के तहत आता है क्या? धन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368, इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। क्या है? तो संविधान संशोधन विधेयक में भी क्या किया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और यह अनुच्छेद 368 इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। अब देखिए क्या है? निर्णय की प्रक्रिया संयुक्त बैठक में निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। संयुक्त बैठक में निर्णय कैसे लिया जाता है? तो साधारण बहुमत से लिया जाता है। चूंकि लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिक है, इसलिए आमतौर पर निर्णय लोकसभा के पक्ष में रहता है। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है तो निर्णय भी लोकसभा के पक्ष में जाएगा। अब पूछेगा कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? तो देखिए भारत के इतिहास में अब तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है, ठीक है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। अब पूछेगा कब बुलाई गई थी भाई, तो उसको भी देख लो। एक बार 1961 में क्यों बुलाई गई थी? तो दहेज निषेध विधेयक के लिए 1961 में क्या किया गया था? तो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद बैंकिंग सेवा आयोग जो विधेयक था उसके लिए 1978 में संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, हम अधिवेशन बोल रहे हैं भाई, संयुक्त बैठक होता है ना, संयुक्त बैठक, हम संयुक्त अधिवेशन बोल रहे हैं, अधिवेशन नहीं इसको बोला जाता है क्या? आई थिंक नहीं बोला जाता है, ठीक। संयुक्त बैठक कहीं शायद हम पढ़े हैं इसको, संयुक्त अधिवेशन भी। अच्छा आप लोग समझ जाइएगा, इतना तो समझदार हुई, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, यहाँ पर संयुक्त बैठक की बात हो रही है तो वही होगा। जैसे आतंकवाद निवारण विधेयक पोटा, ठीक ना, ये आतंकवाद निवारण विधेयक था जो कि 2002 था। इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, ठीक ना। 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है भारत में, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया बीमारी जो है ये शरीर के किसकी कमी के कारण होती है? ये
एनीमिया शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन या फिर लोहा या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन विटामिन सी। तो एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये लोहा के कारण, लोहा के कमी के कारण होता है एनीमिया रोग, ठीक ना। लोहा के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। अब देखिए, अब आप लोगों को रोग पूरा हम पढ़ा देते हैं, ठीक ना। अब पूछेगा कि जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? तो देखो, टिटनेस, टिटनेस जो है जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, तपेदिक भी, जिसे कि टीबी या क्षय रोग कहा जाता है, टाइफाइड, तपेदिक। उसके बाद प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ध्यान रखिएगा, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, टिटनेस, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया। अब देखिए, पूछता है कि टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट, ठीक ना। टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट। टीबी के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब देखिए, विषाणु से होने वाले रोग, जिसे कि वायरस भी कहा जाता है, विषाणु से होने वाले रोग तो कौन कौन है? तो एड्स, एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, पीलिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, पीलिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, पीलिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। अब देखिए, वायरस, सॉरी, एड्स, एड्स इसके नाम जो है HIV, एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, और इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। जिसको एड्स हो जाता है उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। रेबीज, इसे हाइड्रोफोबिया, जब किसी को रेबीज हो जाता है तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, यानी कि उसे पानी से डर लगता है, ठीक है ना, पानी से डर लगता है। अब देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो मलेरिया, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और यह मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी, जो मलेरिया होता है, ये पूछेगा किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक ना। ये मादा एनफ्लूएंजा, इसके प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक कौन है? तो माना एनफ्लूएंजा मच्छर। पूछता है ये भी क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक ना। और इसका उपचार कैनून, हाँ, जो इसका उपचार है, ये कैनून का पौधा होता है, उसके छाल से एक औषधि तैयार किया जाता है, उससे होता है, ठीक ना। पायरिया, पायरिया भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और यह मसूड़ों का बीमारी है। पायरिया जो है ये मसूड़ों का बीमारी है। पेचिस, ये आंतों का संक्रमण। पेचिस क्या है? तो आंतों का संक्रमण। कालाजार, कालाजार ये बालू मक्खी के कारण होता है। कालाजार बालू मक्खी के कारण होता है। कालाजार बालू मक्खी के कारण होता है। कालाजार बालू मक्खी के कारण होता है। अब देखिए, अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग मतलब आप समझते हो क्या है? अनुवांशिक, जेनेटिक, जो कि माता पिता के बाद बच्चे में और उसके बच्चे में, ऐसे ये रोग का ट्रांसफर जो होता है, ये अनुवांशिक रोग कहलाता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है, और यह रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया शायद थी, उनकी मृत्यु जो हुआ था इन्हीं इसी रोग के कारण हुआ था, ठीक ना, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। वर्णांधता, वर्णांधता भी क्या है कि अनुवांशिक रोग है, और इसे इसमें क्या होता है कि लाल और हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई होती है। वर्णांधता क्या है? तो लाल और हरे रंग में अंतर करने में कठिनाई होती है, ठीक। अब देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए के कमी से रतौंधी, विटामिन B1 के कमी से बेरी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, विटामिन डी के कमी से रिकेटस, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का जमना। तो सभी बीमारी आप लोगों का मैं क्लियर करवा दिया। अभी इसमें कुछ बच रहा है तो बताओ, नहीं बताओ। अब देखो, कैंसर, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर क्या है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण, और इसका अध्ययन ओन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओन्कोलॉजी कहलाता है। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग पारे के प्रदूषण के कारण होता है। पारे जो मरकरी होता है उसके प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो मिनी माता रोग होता है। इटाई रोग, इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। उसका है कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? तो इटाई। पारे के कारण कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता। पारा के कारण मिनी माता। इटाई कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
विश्व में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर ब्राजील। तो विश्व में मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये जो है क्या बोलते हैं कि मक्का, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। मक्का उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? तो अमेरिका। अब देखो, अब यहाँ पर बोलेगा चावल। चावल सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है भाई? तो ये चीन करता है, और भारत 2 नंबर पे है, ठीक ना। चावल उत्पादन में भारत जो है ये 2 नंबर पे है, लेकिन मेरे चीन जो है 1 नंबर पे है। गेहूं, गेहूं उत्पादन में चीन 1 नंबर पे है, लेकिन भारत 2 नंबर पे है। मक्का जो है, मक्का उत्पादन में अमेरिका 1 नंबर पे है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील 1 नंबर पे है, लेकिन भारत 2 नंबर पे है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील 1 नंबर पे, भारत 2 नंबर पे। चाय उत्पादन में चीन 1 नंबर पे, भारत 2 नंबर पे। कॉफी उत्पादन में ब्राजील 1 नंबर पे। कपास उत्पादन में चीन और भारत में स्पर्धा, यानी कि दोनों का बराबर रहता है। कपास उत्पादन में चीन और भारत दोनों बराबरी में रहता है। रबड़, रबड़ उत्पादन में थाईलैंड नंबर 1 पे है जी। रबड़ उत्पादन में थाईलैंड। दूध उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 1 पे है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 पे है। अब देखो दाल, दाल उत्पादन में भारत ही नंबर 1 पे है। दाल उत्पादन में भारत ही नंबर 1 पे है। उसके बाद लोहा, लोहा अब खनिज देखेंगे। हाँ, खनिज उत्पाद सबसे कहाँ अधिक होता है? तो लोहा जो है ऑस्ट्रेलिया, लोहा के खनिज तो सबसे कहाँ पर है अधिक? तो ऑस्ट्रेलिया में। और सोना जो है सबसे अधिक चीन में है। सोना सबसे अधिक चीन में है। चांदी सबसे अधिक मेक्सिको में है। ध्यान रखिएगा, लोहा ऑस्ट्रेलिया, सोना चीन, चांदी मेक्सिको। तांबा जो है चिली में है। तांबा सबसे अधिक चिली में है। कोयला सबसे अधिक चीन में है। कोयला सबसे अधिक चीन में है। कच्चा तेल जो है सबसे अधिक अमेरिका में है। कच्चा तेल सबसे अधिक अमेरिका में है। हीरा जो है रूस में है। हीरा सबसे अधिक रूस में है। बॉक्साइट जो कि अल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो, बॉक्साइट से ही अल्युमिनियम बनाया जाता है, ये सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन अब उत्पादन में ब्राजील भारत आगे हैं, ठीक ना। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब गन्ना उत्पादन में ब्राजील और भारत आगे हैं। कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। कॉफी का कटोरा ब्राजील को कहा जाता है। मसालों का बगीचा भारत को कहा जाता है, और केरल सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? भारत का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है सुंदरबन, चिल्का झील, वुल्लर झील या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला जो रामसर स्थल है, यह चिल्का झील को घोषित किया गया था। चिल्का झील, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, और यह भारत का लेगुन झील है, ठीक है ना। अब देखो, रामसर स्थल के परिचय। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल है जिनका संरक्षण जरूरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल है जिनका संरक्षण जरूरी है। रामसर संधि, रामसर संधि पूछेगा कि कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो रामसर संधि कहाँ पर हुआ था? तो 2 फरवरी को 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, भारत और रामसर स्थल, भारत और रामसर स्थल भारत में शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। तो भारत रामसर स्थल में कब शामिल हुआ? तो ये रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ? तो 1 फरवरी 1982 को। और कुल संख्या, भारत में कुल 85 रामसर स्थल है। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 85 रामसर स्थल है, और ये अगस्त 2024 तक के डेटा है, ठीक ना। अगस्त 2024 तक के डेटा है। अभी मैं देखता हूँ, ठीक ना, कि 2026 तक में, 2024 के बाद 2026 तक कोई जोड़ा गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तक 2024 का डाटा है ना, करो पहले। देखो, सर्वाधिक स्थल पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है, ठीक ना। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु का, जो कि 18 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, जो कि 10 है, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। अब देखो, भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील, जो कि क्वेश्चन ही था, ये उड़ीसा का है। और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, को 1981 में सबसे पहले शामिल किया गया था। तो 1981 में किस किस को शामिल किया गया था? तो चिल्का झील को और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। एक सबसे बड़ा स्थल पूछेगा, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल का है। सबसे बड़ा स्थल सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का। और सबसे छोटा स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा स्थल रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। विश्व का विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल कौन है? तो कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कोबोर्ग प्रायद्वीप,
कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है, जो विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ये उन रामसर स्थलों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण परिस्थितिकी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक ना। ये जो रिकॉर्ड है ये क्या है? तो जो रामसर स्थल है जहाँ की मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां पर प्रदूषण हो रहे हैं और वहां की जो परिस्थिति है वहां पर परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है। भारत में के वर्तमान स्थल केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर और चिल्का झील पहले इसमें शामिल थी लेकिन अब हटा दी गई है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया था। भारत के कौन कौन? तो केवलादेव, लोकटक झील और चिल्का झील को। यानी कि जो रामसर स्थल है उसको अगर उसका क्या है कि क्षति पहुंचाया जा रहा है, वहां पर मानवीय हस्तक्षेप के दौरान उसको वहां पर बदलाव किए जा रहे हैं, इस वजह से इसको क्या किया जाता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। लेकिन वहां पर ये सारी चीजें सुधार किए गए जिसके कारण कि अब इसे हटा दिया गया, जो भारत के ये तीनों रामसर स्थल है। अब देखिए आर्द्र भूमि का महत्व क्या है। आर्द्र भूमि का महत्व क्या है भाई? तो पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है आर्द्र भूमि को, पृथ्वी का किडनी, ध्यान रखिएगा, किडनी ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो आर्द्र भूमि को, क्योंकि ये जल को शुद्ध करते हैं और बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं। क्या करते हैं? जल को शुद्ध करते हैं और बाढ़ नियंत्रण में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या फिर हिमसागर एक्सप्रेस? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या बताना है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्री। ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री, ठीक ना। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। और यहाँ पर क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीन ट्रेन चलती है, एक मैत्री एक्सप्रेस, एक बंधन एक्सप्रेस और एक मिताली एक्सप्रेस। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अब देखिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। बांग्लादेश, ठीक, इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि देखो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारी पड़ोसी देशों से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये भारत क्या किया था कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में, ध्यान रखिएगा। और भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए सीमा और भूगोल। सबसे लंबी सीमा भारत अगर किसी देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो वो है बांग्लादेश, ठीक ना। और ये अंतरराष्ट्रीय जमीन जो कि 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ अपना देश भारत है। और कुल 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा जो है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर यह भारत और बांग्लादेश के बीच की एक गलियारा है, ठीक ना। 3 बीघा कॉरिडोर पूछेगा यह क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच का एक गलियारा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब महत्वपूर्ण समझौते और पहल, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो महत्वपूर्ण समझौते और पहल हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ था, जिसके तहत एनक्लेव का आदान प्रदान किया गया था, ठीक ना। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2015 में। ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता के लिए हुआ था। मैत्री पाइपलाइन भारत से बांग्लादेश तक डीजल की आपूर्ति के लिए 331.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। मैत्री पाइपलाइन क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है कि डीजल आपूर्ति के लिए 131.5 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। कनेक्टिविटी, ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से ढाका तक चलती है, मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना और
जो मिताली एक्सप्रेस है ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक ये चलती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैत्री कहाँ से कहाँ? कोलकाता से ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, बंधन जो है कोलकाता से खुलना, और ये मिताली जो है ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। और हल्दीपारी चिलाहाटी रेल लिंक, हल्दीपारी चिराहाटी रेल लिंक ये फिर से चालू किया गया ऐतिहासिक मार्ग है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बांग्लादेश के साथ जो सैन्य अभ्यास होता है संप्रीति, पूछेगा संप्रीति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो बांग्लादेश के साथ, और दोनों देश के सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक अभ्यास है ये। उसके बाद बोंगो सागर अभ्यास, ये दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले नौसेना का अभ्यास कौन है? तो बोंगो सागर। अब देखिए विवाद के मुद्दे, कुछ विवाद के मुद्दे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, जैसे कि तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद, जल बंटवारे को लेकर सबसे लंबे समय तक चल रहा विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद। उसके बाद न्यू मुर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, अब समुद्र में समा चुका है, इसके लिए भी विवाद था, ठीक ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा विवाद था? तो तीस्ता नदी जल विवाद और न्यू मुर द्वीप विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व तो सबको पता है, ऑप्शन ए है पीर अली, तो कुंवर सिंह, अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक ना। बिहार से जगदीशपुर से कौन नेतृत्व किए थे? तो कुंवर सिंह। आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रमुख नेता, बिहार के हम लोग प्रमुख केंद्र और नेतृत्व देखेंगे, जैसे कि जगदीशपुर जो भोजपुर में पड़ता है, भोजपुर जिला में, यहाँ से नेतृत्व कौन किया था? तो कुंवर सिंह किए थे, ठीक ना। ये सबसे प्रमुख नेता थे और यह बिहार का सिंह कहा जाता है इनको, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। और इनके भाई अमर सिंह ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखिएगा इनका जो भाई अमर सिंह थे उन्होंने भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता, इन्होंने पटना में विद्रोह का शुरुआत की थी। पीर अली जो थे ये पटना से विद्रोह की शुरुआत किए थे। रोहिणी जो थे ये देवघर जो अब झारखंड में है वहां से इन्होंने नेतृत्व किया था। और बिहार में विद्रोह की पहली चिंगारी 12 जून 1857 को यहीं से उठी थी। ध्यान रखिएगा, बिहार पूछेगा 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी बिहार में कहां से उठी थी? तो देवघर से, ठीक ना। कब उठी थी? तो 12 जून 1857 को। ये 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से, ठीक ना, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से। अब देखिए वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को छक्का छुड़ाए थे। ये 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लड़ने वाले ये थे, ठीक ना। आरा के घेराबंदी क्या था? तो कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया था। बीबीगंज युद्ध, कैप्टन ली ग्रांड और मेजर विसेंट आयर के साथ इनका संघर्ष हुआ था। तो ये बीबीगंज के युद्ध में कैप्टन ली ग्रांड और मेजर विसेंट के साथ इनका संघर्ष हुआ था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को अपनी घायल बाह युद्ध को काटकर गंगा में अर्पित करने के कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता ही है, गोली लगने के कारण इन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा जी में फेंक दिया था, ठीक। तो उसी के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनको क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 को। अब देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम, 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर कूच किया, और जहां से कुंवर सिंह मिले। गया और राजगीर यहाँ भी विद्रोह फैला, जिसमें हैदर अली खान जैसे स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। अब देखिए दमनकारी अंग्रेज जो ये 1857 की क्रांति को दबाने वाले जो बिहार में अंग्रेज थे वो कौन थे? तो विलियम टेलर ने पटना का कमिश्नर था, जिसने पीर अली और अन्य विद्रोहियों को ब्राह्मी से दमन किया था। उसके बाद विसेंट आयर, यह जगदीशपुर पर फिर से कब्जा किया और कुंवर सिंह को पीछे हटने पर मजबूर किया। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। तो बिहार में विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जमींदारी अधिकारियों की रक्षा और अंग्रेजों को बाहर निकालना था। बिहार में विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारी अधिकारियों को रक्षा और अंग्रेजों को बाहर निकालना था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियां में छापामार युद्ध जारी रखा। कैमूर के पहाड़ियां में अमर सिंह ने छापामार युद्ध जारी रखा और 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। ध्यान रखिएगा 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। तो ये सारी चीजें हम लोगों का था। और भी क्वेश्चन है क्या?
नहीं। अब हम लोग का यहीं पर इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोग आई होप कि काफी सारी चीज सीखे होंगे। तो अगर आप लोग को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना। बार बार मैं बोलता हूँ, आप लोग का जो एक लाइक होता है, एक सब्सक्राइब होता है, हमारी एनर्जी होता है। वो आपका लाइक नहीं, हमारा एनर्जी होता है, हमारे कुछ करने का वो जुनून होता है। तो आप लोग लाइक करना ना भूले, ठीक। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और अपना पढ़ाई करते रहिए।